एएनआई करेगी दिल्ली धमाके की जांच। यूपीए और बीएनएस सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। हाई अलर्ट पर दिल्ली। एनसीआर पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में हरियाणा को मिला तीसरा स्थान। 18 नवंबर को राष्ट्रपति करेंगी विजेताओं को सम्मानित। और पंजाब की उद्योग समर्थक नीतियों को मिला बड़ा सम्मान। 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करने पर भारत सरकार ने पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। इस वारदात में इस्तेमाल हुई कार और कार चलाने वालों की पहचान हो चुकी है। इसके बाद से जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है। इस बीच दिल्ली, एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की दबिश की वजह से और बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। दरअसल 9 और 10 नवंबर की रात को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी में करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक, साथ ही डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान पकड़ा और जब्त किया गया था। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीना के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में ले लिया है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम, यूपीए, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। उसने कहा कि अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं। लाल किला भी कल तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा है कि उनकी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस ब्लास्ट में घायल लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अपाहिज हुए लोगों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2024 के लिए छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की। वर्ष 2024 के लिए कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए। यह पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्था, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया जाएगा। गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत पहली बार पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 3 राज्य, 67 जिले, 6 नगर निगम, 1 शहरी स्थानीय निकाय, 2 समाजसेवी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं का चयन JSJB पोर्टल पर अपलोड किए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। बहुत बड़ा टारगेट हुआ। बहुत लोगों ने जिस तरह से इंटरेस्ट लिया, ऐसा लगा कि उसको स्पर्धा करने से और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा काम होगा। पंजाब सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने आज व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत पंजाब को टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान पंजाब सरकार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि पंजाब ने भारत के 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों व्यवसाय प्रारंभ, निर्माण, परमिट प्राप्तकर्ता, निवेश आकर्षण, क्षेत्र विशेष स्वास्थ्य सेवाएं
और सेवा प्रबंध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने पंजाब को टॉप अचीवर घोषित करते हुए उसकी पारदर्शी, कुशल और निवेशक हितैषी व्यावसायिक नीतियों की सराहना की है। यह सम्मान राज्य में व्यवसाय करने में सुगमता के क्षेत्र में पंजाब की अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का सबसे उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम बन गया है, जो 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है और ऑफलाइन आवेदन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करता है। विधानसभा क्षेत्र तरनतारन के उपचुनाव में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसी के चलते मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सिंह ने बताया कि तरनतारन के उपचुनाव में करीब 60.95% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया गया। अब 14 नवंबर को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। सिबन सिंह ने उपचुनाव में अपने वोट और लोकतांत्रिक अधिकार का उचित प्रयोग करने के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधन और पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के यत्नों को भी सराहनीय कहा है। सिबन सिंह ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुरक्षित माहौल यकीनी बनाने के लिए और चुनाव व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों, केंद्रीय पुलिस बलों, मतदान अधिकारियों, स्वयंसेवकों और चयन प्रक्रिया में शामिल समूह स्टाफ की कड़ी मेहनत और समर्पण की भी तारीफ की है। संयुक्त चेकपोस्ट हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। इसे पंजाब में आई बाढ़ के कारण रोक दिया गया था। अब रोजाना शाम 5 बजे और 5 से 5:30 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र लाल ने बताया कि यह रिट्रीट सेरेमनी आम जनता के पहले की तरह देख सकती है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान चेकपोस्ट का सारा क्षेत्र पानी में डूब गया था। इस कारण रिट्रीट सेरेमनी को बंद कर दिया गया था। सिचुएशन आई थी हमारे यहाँ, वो उसकी वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो ख़राब हो गया था, रोड भी टूटे हुए थे, तो कई ऐसी वजह थी जिसकी वजह हम इसको रिट्रीट सेरेमनी कर नहीं पाए। आज 70 दिनों बाद ये सेरेमनी दोबारा से रिज्यूम हुई है। आपने जैसे देखा ऑलमोस्ट 4000 कैपेसिटी है, लगभग भरा हुआ था पूरा स्टेडियम। स्ट्रोक मरीजों के इलाज में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ने डायरेक्ट टू बाईप्लेन न्यूरो कैथलैब तकनीक अपनाई है। अस्पताल के अतिरिक्त निदेशक व इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया कि इस अत्याधुनिक तकनीक से पारंपरिक रेडियोलॉजिकल स्कैन के बजाय अब मरीज को इमरजेंसी में सीधे न्यूरो कैथलैब में ले जाकर उपचार शुरू किया जाता है। इलाज की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रोक के दौरान हर मिनट लगभग 20 लाख ब्रेन सेल्स प्रभावित होते हैं। ऐसे में इलाज में देरी मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकती है। इस तकनीक से बहुमूल्य मिनटों की बचत होती है और ब्रेस्ट सेल्स को क्षति से बचाया जा सकता है। इस नई तकनीक से डॉक्टर तुरंत उपचार शुरू कर सकते हैं, जिससे जीवन बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह तकनीक समय की बचत करते हुए स्ट्रोक उपचार में नई क्रांति साबित हो रही है। अब इस नई मशीन के माध्यम से जो बाईप्लेन न्यूरो कैथलैब है विद फ्लैट पैनल सीटी, अब हम पेशेंट्स को इमरजेंसी से, अगर स्ट्रोक के पेशेंट लग रहे हैं और बड़ा स्ट्रोक है, डायरेक्टली कैथलैब ले जा सकते हैं, तो वो आधा पौना घंटा या 1-1.5 घंटा सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मशीन में सीटी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। सीटी हम कैथलैब में ही कर सकते हैं और अगर ज़रूरत लगती है तो इमीडिएटली पेशेंट को दिमाग खोलने वाला ऑपरेशन जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी वो कर सकते हैं। सो अगर हमने 20 मिनट भी सेव कर लिए या आधा घंटा भी सेव कर लिया तो हम ब्रेन का बहुत सिग्निफिकेंट और एक्टिव एरिया को बचा सकते हैं। सो ये एक न्यू अप्रोच, डायरेक्ट टू कैथलैब अप्रोच फॉर। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इस तकनीक से 46 वर्षीय महिला और 55 वर्षीय पुरुष को सफलतापूर्वक इलाज प्रदान किया गया। महिला का उपचार मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी और पुरुष का इमरजेंसी स्टेंडिंग द्वारा किया गया। दोनों मरीजों की हालत में तेज सुधार देखा गया और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी गई। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को कल 5 दिनों के रिमांड के बाद चंडीगढ़ स्थित सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत के हरचरण सिंह भुल्लर को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जानकारी अनुसार सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से रिमांड के दौरान सीबीआई को सहयोग नहीं दिया गया। दूसरी ओर अदालत ने भुल्लर के वकील द्वारा जेल में पुख्ता मेडिकल सुविधा देने का अनुरोध जेल में अर्जी लगाने के निर्देश दिए गए। फास्टैग सेवाओं के लिए तैयार राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप ने अपने प्रसिद्धि के नए रिकॉर्ड बनाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर कुल रैंकिंग में 23वें और यात्रा श्रेणी में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब तक इस ऐप को 15 लाख से अधिक लोग डाउनलोड किया जा चुका है। भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई मार्च 2025 तक 1,46,204 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इन आंकड़ों में साल 2013-14 की तुलना में 60% की वृद्धि हुई है। फास्टैग सेवाओं का उपयोग देश भर में 98% वाहनों द्वारा की जा रहा है। इसके 8 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं, जबकि फास्टैग सालाना पास की शुरुआत तो 2 महीने में 25 लाख से अधिक उपभोक्ता जोड़े गए हैं। साथ ही 5.67 करोड़ से अधिक लेन देन किए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बीते दिन साहिबजादा अजीत सिंह नगर, अमृतसर, फिरोजपुर और संगरूर में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए। इन समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में संगत ने हाजिरी भरी। एक प्रवक्ता ने बताया कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सरस मेला ग्राउंड में आयोजित लाइट एंड शो में बड़ी संख्या में संगत के अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक कुलवंत सिंह मोहाली और कुलजीत सिंह रंधावा समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। इसी प्रकार अमृतसर के मेला ग्राउंड में आयोजित शो में लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, फिरोजपुर कंटोनमेंट स्टेडियम में सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी और महान दर्शन पर आधारित लाइट एंड शो देखा। उल्लेखनीय है कि 14, 17 और 20 नवंबर को बाकी जिलों में भी ऐसे लाइट एंड शो आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का मोहाली के खरड़ में सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत कच्चे मकान मालिकों को पक्के मकान और शौचालयों के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में खरड़ को श्री राम भवन दशहरा ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में विधायक गगन अनमोल मान ने 408 लाभार्थियों को अथॉरिटी पत्र वितरित किए। इस मौके पर खरड़ के ईओ सुखदेव सिंह समेत अन्य नगर काउंसिल अधिकारी भी मौजूद थे। महिला लाभार्थियों ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया और योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में आने से पारदर्शिता आने की भी प्रशंसा की। बहुत बढ़िया योजना है जी, सन खुशी है। कच्चे मकाना दे जो फाइल पास हुई है, सन बहुत खुशी है। साडे भी पक्के मकान बन गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग्या। 2.5 लाख रुपया वा बहुत खुशी हो रही है कि साडे मकान पक्के बन गए। साडे दे मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के जिन्होंने मिलके मेरे को आवास के लिए, छत के लिए ये मदद किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंबाला के बड़ागढ़ में हरियाणा स्ट्रीट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक खेल परिसर में हॉकी, एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की खेल नीति के परिणाम स्वरूप ही खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल भी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। उन्होंने बॉक्सिंग में पदक लाने वाली हरनूर को भी सम्मानित किया। प्रदेश के 4000 से अधिक ये ऊर्जावान युवाओं का दल उपस्थित है। उनके चेहरों पर जो मुस्कान, जो उमंग वो दमक रही है, हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है कि मैदान में उतरेंगे तो जीत करके ही लौटेंगे। खेल विभाग की उपनिदेशक कविता ने बताया कि 11 से 13 नवंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़ागढ़ में वॉलीबॉल व हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं और तैराकी व बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं अंबाला छावनी के वार हीरोज स्टेडियम में होंगी। बास्केटबॉल व एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं पंचकुला में होगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।
है।